आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्याजे गए संज्ञानात्मक विकास के दूसरी अवस्था यानी कि पूर्व क्रियात्मक काल या पूर्व क्रियाकाल, प्री ऑपरेशनल पीरियड। साथियों, इस वीडियो को देखने के पहले आप इसके पहले वीडियो जो 22 नंबर का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जो लागू होते हैं उस प्रक्रिया को हमने पहले बताया है। उसके बाद हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो पहला अवस्था है संवेदी क्रियात्मक काल, उसको हमने डिटेल वहाँ पे किया है। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरा जो काल है इनका या दूसरे जो अवस्था है पूर्व क्रियात्मक काल और या पूर्व क्रियाकाल, इसी को बोला जाता है। तो इसी के बारे में समझने वाले, तो इसको हम लेते हैं दूसरा नंबर पे, और ये जो होता है 2 से 7 वर्ष तक के इसको देखा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, और ये सीजी टेट में पूछा गया है, वर्तमान की सीजी टेट में पूछा गया है। तो पूर्व क्रियाकाल या पूर्व क्रियात्मक काल, प्री ऑपरेशनल पीरियड, 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने पूर्व क्रियाकाल को 2 भागों में है आपके पास पूर्व संक्रियात्मक काल, जिसे 2 से 4 वर्ष माना गया है, और दूसरा इसका सह क्रियाकाल 7 से 7 वर्ष माना गया है, अंतिम वर्ष। तो यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये आपको कुछ बुक में नहीं मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पूर्व क्रियात्मक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक काल, इसको ना संक्रियात्मक काल पढ़िएगा, संक्रियात्मक हो गया है, संक्रियात्मक काल इसे 2 से 4 वर्ष के रूप में, और सहज क्रियाकाल 4 से 7 रूप में। तो ये दोनों की क्रिया जो काल है उसका सारांश हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। पहला यहाँ पे देखिए, यह काल सांकेतिक क्रियाओं के विकास का काल है। सांकेतिक मतलब होता है प्रतीकात्मक भी होता है ना, प्रतीकात्मक काल। इसी को सांकेतिक क्रिया को प्रतीकात्मक क्रिया भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। का विकास का काल कहलाता है। इस काल में शिशु सांकेतिक भाषा व क्रियाकलापों को निर्मित करता है। आगे इसके बारे में समझाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सांकेतिक क्रिया के विकास का काल क्यों माना गया है? इस काल में शिशु सांकेतिक भाषा व क्रियाकलापों का निर्माण कैसे करता है, या इस काल में सांकेतिक भाषा का प्रयोग काल्पनिक खेलों में किस प्रकार से देखा जाता है। तो पहले हम 3 पॉइंट को समझते हैं। 3 पॉइंट को हम एक ही उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा, यदि कोई बच्चा, देखो आपको अनुमान लगाना है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम 2 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं? एक तो स्कूल पूर्व बच्चे होते हैं। 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं स्कूल पूर्व के बच्चे होते हैं, और जैसे ही 6 से 7 साल होता है वो प्राथमिक कक्षा में, पहली कक्षा में वो प्रवेश लेता है। तो इन बच्चों के जो मन की जो मानसिक क्रियात्मक है, या कह सकते हो जो मन की जो भावना है वो किस प्रकार से प्रतीकात्मक ढंग से कार्य करता है, उसको आपको लेकर चलना है ना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब आप समझिए। सांकेतिक क्रियाओं का विकास का काल क्यों माना गया है? कोई बच्चा यदि उसको आप जो है बस है ना, या गाड़ी, कोई भी गाड़ी दिखा दीजिए, तो बाइक या रेल, 3 चीजें यदि वो बच्चा देख लेता है, तीनों में से कोई भी एक चीज देख लेता है, तो सहज रूप से आप देखेंगे बच्चा उसका प्रतिक्रियात्मक या सांकेतिक भाषा के रूप में उसका क्रियाकलाप करने लगता है। जैसे बस का आवाज निकालेगा, डर डर करके निकालेगा, भन भन करके निकालेगा, गाड़ी का आवाज निकालना शुरू करेगा। रेल यदि देख लिए हैं तो छुक 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 करके उसका आवाज निकालना शुरू करेगा, मतलब एक खेल खेलेगा वो, मतलब सांकेतिक रूप में, मतलब वो बस के रूप में काम खुद को ले लेगा, है ना, अपने शरीर को बस के रूप में प्रयोग करेगा या क्रियाकलाप करेगा, खुद को वहाँ पे बना लेगा, गाड़ी बना लेगा। आप सभी जानते हैं बच्चे जो है बस वाला काम करते हैं, कोई लकड़ी पकड़ लेता है, लकड़ी को पकड़ के बस का रोल करते हैं, है ना, गाड़ी बना लेता है, रेल का रोल कर लेता है कि हम रेल चला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। इस प्रकार से बच्चे जो शिशु जो होते हैं सांकेतिक भाषा, कोई भी, अब बताइए बस जो की आवाज को वो संकेत के रूप में, सांकेतिक भाषा के रूप में आवाज निकालेगा, है ना, गाड़ी का वो संकेत के रूप में आवाज निकालेगा,
और उसी के हिसाब से वो क्रियाकलाप भी निर्मित करता है। अब वही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, इस काल में सांकेतिक भाषा का प्रयोग काल्पनिक खेलों में भी किया जाता है। काल्पनिक खेल कौन सा हो गया? कोई भी चीजें, जैसे रेल वाला खेल खेल रहा है वो काल्पनिक ही है। मतलब कोई भी डब्बा बना लेगा, बहुत सारा डब्बा इकट्ठा कर लेगा और इसको ट्रेन मतलब रेल बना लेगा, काल्पनिक हुआ कि नहीं? ट्रेन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको क्या बना लिया? रेल बना लिया। और इनमें रेल बनाने के बाद एक खेलों में भी इसका उपयोग करेगा, वो सांकेतिक भाषा का उपयोग करेगा। सारी चीजें जो देखे रहे होंगे या थोड़ा सा समझने का भी प्रयास किए रहे होंगे, सारी चीजें यहाँ पे वो डाल देगा, है ना। तो इस प्रकार से देखने का प्रयास करें तो यह सांकेतिक क्रियाओं प्रतिक्रियात्मक विकास का काल है। शिशु सांकेतिक भाषा व क्रियाकलापों का निर्मित करता है। इस काल में सांकेतिक भाषा या काल्पनिक खेलों का भी देखा जा सकता है। अब चौथा पॉइंट ये कहता है, इस काल में बालक संपूर्ण सोच अहम केंद्रित होता है। अब अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है? जो भी आप उससे प्रश्न करेंगे, चाहे कैसे भी प्रश्न करिए, है ना। यहाँ उदाहरण के रूप में आपको देना चाहूंगा कि आप सूर्य और चंद्रमा के बारे में उसको पूछने का प्रयास करें। क्या आपने सूर्य को देखा है? हाँ। क्या सूर्य चलता है? हाँ, है ना। तो किस प्रकार से चलता है? हम चलते हैं तो हमारा पीछा करता है। उनका इस प्रकार से जवाब निकलता जाएगा। क्या सूर्य जिंदा है? हाँ, क्योंकि वो भी चलने लगता है। मतलब उसके मन में जो भी जवाब होंगे वो सोचेंगे नहीं, है ना। वो किसी के बारे में अहम केंद्रित, खुद पे वो सारी चीजें जो उसके मन में जो चल रहा है ना, उसी सोच को चल करके वो आपको उत्तर देंगे। तो ये अहम केंद्रित भी होता है। इसमें बालक विभिन्न वस्तुएं और उद्देश्यों में अंतर करना, श्रेणीबद्ध करना, संबंध जोड़ना इत्यादि सीखता है। ध्यान रखिएगा, ये इसमें पारंगत नहीं होता। अंतर करना पारंगत नहीं होता, इसमें कोई दक्षता नहीं होती। श्रेणीबद्ध करने की दक्षता नहीं होती, संबंध जोड़ने की दक्षता नहीं होती। केवल सीखने का प्रयास करता है। यह उसके अंतिम तक 7 वर्ष होते तक ये धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है, यह सीख जाता है। ठीक है। इस काल में बालक अपने स्मृति में किसी ज्ञान को स्थिर बनाए रखने में वह पूर्णतः सक्षम नहीं होता। कोई भी उसको उसके मन में जो भी चीजें आप बता दिए रहेंगे या जानकारी उसको देंगे तो स्थिर नहीं रहेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं वो अस्थिर रहेगा या भूल जाएंगे। इस उम्र में बालक प्रत्युत्तर को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होते। एक उदाहरण, बड़ा सुंदर ढंग से उदाहरण इसका मैंने प्रयोग भी किया है। अब हो सकता है तो संभव हो तो मैं आपको वीडियो में भी इसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कोई भी बालक जो है, मान लीजिए किसी बालक को आप पूछते हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं। मान लीजिए ए को आपने पूछा, उन्होंने बताया कि बी मेरा भाई है और सी मेरा एक बहन है। ठीक है। इसका नाम वरुण है और इसका नाम वनीता है ना। अब इसका नाम राजू है। राजू को पूछा आपने कि आपके क्या भाई बहन हैं, आप लोग कितने भाई बहन हो? बता दिया कि हम 2 भाई हैं और 1 बहन है। उनका क्या नाम है? आप उनसे पूछिए तो बताएंगे वरुण, भैया का नाम वरुण है या भाई का नाम वरुण है और बहन का नाम वनीता है। अब उनको एक प्रश्न पूछेंगे, मान लीजिए कि क्या वनीता का भाई है? तो वो तुरंत उत्तर नहीं देगा, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तुरंत समझ नहीं पाता। प्रत्युत्तर मतलब तुरंत उत्तर वो देने में सक्षम नहीं होता। यहीं पे कहा गया है कि इस उम्र में बालक प्रत्युत्तर को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने में, देखो आपने उल्टे ढंग से प्रस्तुत किया तो उसको सक्षम नहीं रहता, उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं होता। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। एक अन्य विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक समस्या या वस्तु अथवा खिलौने को किसी एक दृष्टिकोण से देखता है या एक विषय पर केंद्रित होता है। कहने का अर्थ है कोई भी चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक गिलास रखा। चलिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। आपने एक गिलास रखा इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पे एक गुड़िया है, यहाँ पे एक गुड़िया है और जिसको आपने सवाल किया, जिस बच्ची को आपने सवाल किया यहाँ पे है। मान लीजिए, ध्यान से आपने पूछा कि गिलास इस गुड़िया के अनुसार
या गुड़िया के जगह में आप रहेंगे तो ये गिलास किस प्रकार से दिखाई देगा। आपने उसको यदि प्रश्न किया, यहाँ पे देखिएगा, विशेषता है कि अवस्था में बालक समस्या या वस्तु अथवा खिलौने को किसी एक दृष्टिकोण से देखता है या एक विषय पर केंद्रित होता है। ये जो बालक को यदि पूछते हो कि इस गुड़िया के अनुसार यदि इसके जगह में आप रहोगे तो ये गिलास किस प्रकार से दिखेगा, तो ये जो बालक होगा, जो पूर्व क्रिया काल के जो बालक होंगे, वो अपने दृष्टि से जो देख रहे हैं वही चीज बताएगा। मतलब इसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास नहीं करेगा, ना तो समस्या का समाधान कर पाएगा। जो चीज उनको दिख रहा है वही चीज वो बताएगी। तो इसमें वो बालक जो समस्या वस्तु खिलौनों को अपना क्या होता है, वो एक विषय पर केंद्रित होता है, एक दृष्टिकोण से देखता है, उसके दृष्टिकोण से देखने की क्षमता उसमें नहीं होती। ये भी चीजें होती है इसमें। यह दो विभिन्न वस्तुओं खिलौनों का जब तुलनात्मक अध्ययन करता है तो यह कहना कठिन होगा कि वह किन आधारों पर समानता व असमानता को या समानताओं को देखेगा। सीधी सी बात है, यदि उसमें एक दृष्टिकोण है, अहम केंद्रित है उसमें, तो सीधी सी बात है, यदि तुलनात्मक अध्ययन करना हो, कोई भी चीजें तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो वो ढंग से नहीं बता पाते, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस काल के बच्चों में संक्रिया करने की क्षमता नहीं होती। संक्रियाएं ऐसी वास्तविक लोगों का मानसिक निरूपण होती है जो तार्किक नियमों से चलती है। मतलब इसमें तर्क शक्ति की कमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, तर्क शक्ति की कमी होती है। संक्रिया का मतलब क्या होता है, संक्रिया का मतलब ये होता है कि मन में तर्क करते हुए किसी स्थिति के आगे पीछे क्रम को जोड़कर सोचना। कोई भी चीजें आपको दे दिया गया है तो उसके क्रम को समझना, स्थिति को समझना, उसको आगे पीछे करके समझना, वो संक्रिया है। मतलब क्रम को समझ के स्थिति को बताना, ये तर्क शक्ति होता है, यह संक्रिया होता है। मतलब इस स्थिति में या इस काल के बच्चों में तर्क शक्ति की कमी होती है, तर्क नहीं लगा पाते, संरक्षण को समझने में असमर्थ होती है। मतलब ये जो संरक्षण होती है, संरक्षण क्या होता है, वस्तुओं के कुछ भौतिक गुण उनके बाहरी रूप बदलने पर भी वैसे ही बने रहते हैं, बदलते नहीं हैं। आप सभी जानते हो संरक्षण के नियम क्या होता है, एक वस्तु दूसरे रूप में बदल तो जाते हैं लेकिन ज्यों का त्यों बना रहता है वो, आप सभी जानते हो। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है लेकिन वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, या भौतिक गुण के बाहरी गुण में बदल जाता है, और सॉरी भौतिक गुण उनके बाहरी गुण बदल जाते हैं लेकिन वो वैसा कि वैसा ही रहता है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे संरक्षण को समझने में वो असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से कोई पात्र रखा हुआ है ना, और एक पात्र कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे पानी जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ तक पानी भरा हुआ। अब यहाँ के पानी को आप जो है इसमें डाल दीजिए, उसके सामने, बच्ची के सामने, तो आप सभी जानते हो कि इसमें पानी लगभग इस प्रकार से इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस बच्ची को प्रश्न पूछा जाए कि इनमें जो है, जो पानी है उतना ही है कि कम हो गया है, या किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, प्रश्न बताएगा, आंसर बताएगा कि यहाँ पे पानी कम हो गया है। उसको कारण पूछेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ऊपर तक है और यहाँ पे नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया, इसलिए पानी कम। तो ये संरक्षण के सिद्धांत को समझ नहीं पाते। मतलब यहाँ पे मात्रा उतना ही है ना, भौतिक परिवर्तन हुआ है। भौतिक परिवर्तन मतलब यहाँ पे संकरा हुआ था, यहाँ पे चौड़ा है, भौतिक परिवर्तन, तली इसका कम हो गया, इसका तल कम हो गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन बना है उतना ही है, बदलते नहीं है, वैसे ही बने रहते। तो इसको समझने में वो क्या है, असमर्थ होते। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप इस प्रकार से रखिए, इस प्रकार से रखिए, कोई 3-4 वस्तु रखिए इस प्रकार से, उनको पूछिए क्या दोनों कतारों में क्या वस्तुओं की संख्या समान है। उसके बाद जो है आप कुछ इस प्रकार से रखिए, इसको एक कतार को यहाँ रख दीजिए, इस प्रकार से रखिए। अब पूछ के देखिए क्या अभी भी दोनों कतारों में संख्या समान है।
तो बच्चे जो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में असमर्थ होता है, मतलब तुरंत ये बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे तर्क शक्ति उसका कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए जैसे यहाँ पे लंबाई दिया है, मान लीजिए यहाँ पे एक डंडा है, यहाँ पे भी एक डंडा है, ठीक है। इसको बराबर रखिए और पूछिए क्या दोनों डंडे की जो लंबाई है वो समान है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछिए। उसके बाद दूसरे बार में क्या करिए, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से खिसका दीजिए। अब पूछिए क्या दोनों अभी भी दोनों डंडे की लंबाई समान है। तो बच्चे इसको बताने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं, संरक्षण को समझने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, है ना। उसी प्रकार से मात्रा पर है, धारिता पर है, ठीक है, भार पर है। तो ये बच्चे जो है, इस काल के बच्चे जो है, ये सारी चीजें समझने में थोड़ा असमर्थ है। लेकिन ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बच्चे 6 व 7 वर्ष कार्य, संख्या, लंबाई, मात्रा, धारिता। 8 से 10 वर्ष के बच्चे भार से संबंधित संरक्षण समझने लगते। मतलब धीरे धीरे जब मूर्त रूप में आता है, धीरे धीरे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ऊपर उठ करके मूर्त अवस्था में आने लगता है, तो कार्य, संख्या, लंबाई, मात्रा और धारिता के संरक्षण को धीरे धीरे समझने लगता है। उसी प्रकार से भार की जो अवधारणा या संरक्षण है, उसे 8 से 10 वर्ष के बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे विपरीत प्रक्रिया मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। कौन सा वाला विपरीत प्रक्रिया मैंने बताया है, आपको ध्यान होगा। मैंने पानी वाले बताया, पानी की गिलास की मात्रा वाले मैंने बताया। उसके बाद है ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव। ऊपर नीचे के क्रम में देखो मैंने बता दिया, ऊपर नीचे वाला कौन सा बताया आपका, जैसे लकड़ी वाला बताया। आगे पीछे खिसका कर देखिए तो उसको समझने में क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए वस्तु को समानता असमानताओं के आधार पर वर्गों व उपवर्गों में बांट कर व्यवस्थित करना है। 14 नंबर का पॉइंट है वर्ग में शामिल करने की समस्या। वर्ग में शामिल करने की समस्या कैसी होती है, इन बच्चों को आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पे कम से कम मान लीजिए 10 पीले फूल है। 10 कितने हैं, 10 पीले फूल है यहाँ पे, और 5 जो है लाल फूल है, 5 जो है लाल फूल, ठीक। टोटल कितने हुए, 15 फूल हुए। यदि इनको ये बोला जाए कि फूलों की संख्या कितनी है, फूलों की संख्या ज्यादा है या पीले फूलों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ दीजिए, है ना। फूलों की संख्या ज्यादा है या पीले फूलों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चे सीधा सीधा आपको उत्तर दे सकते हैं कि पीले फूलों की संख्या ज्यादा। उन्होंने थोड़ा सा प्रश्न को समझने में, तो जो समस्या है वर्ग में शामिल करने की जो समस्या है उसको समझने में असमर्थ हो, है ना। उनको फूल मतलब क्या, पूरे के पूरे फूल हो गए तो फूलों की संख्या ज्यादा हो गया, पीले फूलों की संख्या ज्यादा नहीं है। यदि फूलों की संख्या हम ज्यादा बोल रहे हैं मतलब पीले फूल भी वही आ जाएंगे, लाल फूल भी वही रहेंगे, मतलब टोटल फूल ही तो फूल ही होंगे, तो पीले फूलों की संख्या ज्यादा कैसे होगा, ये उनको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। सांवेगिक क्रियाओं व सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सांवेगिक क्रियाओं व सांवेगिक भाषा का प्रयोग मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से हमने देखा और जो हमने सांकेतिक रूप से समझने का प्रयास किया, वही इसका निचोड़ है। यही चीजें यहाँ पे होती है। समानता व विभेदीकरण की क्षमता, समानता, समान चीजें और विभेदीकरण की क्षमता का थोड़ा सा इसमें क्या होता है, विकास होता है, समझने का प्रयास करता है या सीखता है। पूर्ण क्षमता नहीं होती इसमें, है ना। विभेदी की समानता और विभेदीकरण की क्षमता इसमें थोड़ा सा अंतिम चरण में आती है, तो थोड़ा सा इसमें सीख जाता है, ठीक। ये इसके सार था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो प्रतीकात्मक रूप में, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा अवस्था कौन सा है जिसमें बच्चे जो प्रतीकात्मक रूप में होते हैं लेकिन उसमें तर्क शक्ति की कमी होती है ना। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है पूर्व क्रिया
काल। या कभी कभी पूछ सकते हैं ऐसे कौन सी अवस्था है जो प्रतीकात्मक काल की अवस्था होती है। प्रतीकात्मक या सांकेतिक भाषा का काल होता है या सांकेतिक क्रियाकाल में होता है। तो ये भी क्या है, पूर्व क्रियाकाल ही है। तो इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं, आपको यही चीज तो आपको समझना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा काल है जिसमें बालक विभिन्न वस्तुओं के उद्देश्यों में अंतर करना, श्रेणीबद्ध करना, संबंध जोड़ना इत्यादि सीखता है। सीखता है यदि आपको बोलते हैं तो आपको पूर्व क्रियाकाल ही लगाना है, या उसमें दक्षता हासिल कर लिया है ना, सांकेतिक भाषा से ऊपर उठकर मूर्त अवस्था में चला गया है तो मूर्त क्रियाकाल में कहलाएगा। मतलब उसको प्रश्न पूछने का तरीका ही अलग होते हैं। या आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कौन सा ऐसा काल है जिसमें बालक जो है प्रत्युत्तर देने में या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहता। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रत्युत्तर देने के उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने की सक्षम नहीं होती। यहाँ पे बच्चे जो है एक ही दृष्टिकोण से अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है। ये किसमें होता है, आपका पूर्व क्रिया काल में होता है, पूर्व क्रियात्मक काल में होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना है और अच्छे ढंग से उत्तर देना है। आगे हम मूर्त क्रियाकाल के लिए एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद अमूर्त क्रियाकाल के लिए एक वीडियो बनाएंगे। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है हम एक शानदार प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, दूसरों को बताइएगा और वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। समझ में आया या नहीं आया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।